हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है एमोसिएट लार्वा। इससे पहले की जो यूट्यूब थी वो मैंने बनाई थी पेट्रोमाइजोन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पेट्रोमाइजोन जो है वो एगनैथा में साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य है, जिसका जो माउथ होता है वो बहुत ही अलग प्रकार का होता है, जो बाकी किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता। जैसे ये है सर्कुलर माउथ, और इस माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी है, जैसे आपको बताया था, ये बक्कल कैविटी है। इस बक्कल कैविटी के अंदर टीथ्स का रेडियल अरेंजमेंट है, हॉर्नी टीथ्स। और इसका जो माउथ है ये बीच में, इस माउथ में भी जो टंग है इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी कॉनिकल शेप के हॉर्नी टीथ हैं, है ना। तो ये इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण जो है हम इसकी स्टडी करते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। और इसका जो लार्वा है वो लार्वा क्या कहलाता है, एमोसिएट लार्वा। एमोसिएट लार्वा जो है इसकी अपनी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। और एमोसिएट लार्वा जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सिफेलोकॉर्डेटा एंड एंड साइक्लोस्टोमेटा। यानी कि इसके कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें ये रिजेंबल करता है एम्फियोक्सिस को। हमने एम्फियोक्सिस पढ़ा है, तो एम्फियोक्सिस को रिजेंबल करता है। और कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे ये जो है साइक्लोस्टोमेटा यानी पेट्रोमाइजोन के से रिजेंबल करता है। तो इस कारण से इसको संयोजी कड़ी कहा जाता है। किसके बीच की, सिफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा के बीच की संयोजी कड़ी इसको कहा जाता है। इसीलिए हम इसका अध्ययन इसमें करते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डायग्राम शो हो रहा है। और अब हम करेंगे, पहले हम करेंगे खुद एमोसिएट लार्वा के कैरेक्टर्स। उसके बाद हम करेंगे कि इसका मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उस दौरान। और उसके बाद हम करेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं इसके जो पेट्रोमाइजोन से रिजेंबल करते हैं, और कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसके एम्फियोक्सिस से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इसके खुद के कैरेक्टर्स लेते हैं। ये मैंने एम्फियोक्सिस का भी जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया है ताकि इसको रिजेंबल करते टाइम पर हमें आसानी हो। और हम लेते हैं इसके कैरेक्टर्स। एमोसिएट लार्वा। एमोसिएट लार्वा, जैसे मैंने पेट्रोमाइजोन में बताया था कि पेट्रोमाइजोन को जब अंडे देने होते हैं तो उस समय मेल और फीमेल जो हैं ये समुद्र से कहाँ आ जाते हैं, नदी में आ जाते हैं। और नदी में आने के बाद में ये खाना नहीं खाते हैं। इनमें जो वसा संचित होती है उस वसा को ही ये भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। और नदी में पेंदे में आकर के ये नेस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे कंकर से जो है एक घोंसला बनाते हैं। और घोंसला बनाने में नर पेट्रोमाइजोन भी हेल्प करती है। और घोंसला बनाने के बाद में वहाँ इनकी मैटिंग की प्रक्रिया होती है और वहाँ ये अंडे देती है। और अंडे देने के बाद में मेल और फीमेल दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। अंडा जो है इसका मीज़ोलिशिथियल प्रकार का होता है। और अंडे का जब हैचिंग होती है तो उसमें से जो लार्वा निकलता है वो केवल लगभग 7 mm लंबा होता है, लगभग 7 mm लंबा होता है। और ट्रांसपेरेंट होता है और अपीयरेंस उसकी फिश के जैसी होती है। इसमें मिड डॉर्सल फिन जो है और 7 mm लंबा होता है। जब ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, कितने सेंटीमीटर का, यहाँ लिखा है लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होने के बाद ये घोंसले को छोड़ करके कीचड़ में बिल बनाता है। और बिल की आकृति कैसी होती है, वी या यू के शेप की। तो हमने पढ़ा था एम्फियोक्सिस जो है वो भी बिल बनाता है। ठीक है, तो ये भी बिल बनाता है। 1.5 सेंटीमीटर का जब हो जाता है तब ये यू या वी शेप का बिल बनाता है। दिन में तो ये बिल में रहता है और रात में अपने भोजन के लिए अपना आवास बदलता है। इसमें मिड डॉर्सल फिन अनडिफरेंशिएटेड होती है। मिड डॉर्सल फिन यानी इसकी जो डॉर्सल फिन है, ये यहाँ पर आप देखो, मिड डॉर्सल फिन इसकी अनडिफरेंशिएटेड है। ये डॉर्सल फिन पूरी यहाँ से लेकर के फिर कॉर्डल और वेंट्रल तक
कंटिन्यू एक ही फिन है। जबकि पेट्रोमाइजोन जो एडल्ट है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि डॉर्सल फिन जो है ये दो डॉर्सल फिन है, एक डॉर्सल फिन और दूसरी डॉर्सल फिन, और बीच में स्पेस है, और सेकंड डॉर्सल फिन फिर कॉडल फिन्स के साथ में कंटिन्यू है। और इसमें लार्वा में आप देखो डॉर्सल फिन जो है ये कॉडल फिन के साथ में और वेंट्रल फिन के साथ में कंटिन्यूटी में है। ठीक है, इसके साथ में हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर हो गया कि मिड डॉर्सल फिन अनडिफरेंशिएटेड होती है। इसके अंदर ओरल फनल नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें क्या है सेमी सर्कुलर ओरल हुड पाया जाता है। ये ओरल फनल जो कि अडल्ट में है, इस प्रकार का ओरल फनल इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है ओरल हुड, ये ओरल हुड है, मुख छद। तो मुख छद किस में पाया जाता है एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। यानी इसका ये वाला जो मुख छद का जो कैरेक्टर है ये एम्फियोक्सिस के समानता रख रहा है। जबकि पेट्रोमाइजोन एडल्ट में क्या पाया जाता है ये बक्कल फनल पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ओरल फनल या बक्कल फनल नहीं पाया जाता है, बल्कि सेमी सर्कुलर ओरल हुड पाया जाता है। स्मॉल लोअर लोब प्रेजेंट, टीथ नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर लोअर लिप है और उसके ऊपर टीथ भी नहीं है। जबकि वयस्क में आप देखो यहाँ पर वयस्क में पेट्रोमाइजोन में क्या है पूरा जो बक्कल फनल है इसके अंदर हॉर्नी टीथ्स अरेंज्ड हैं, रेडियली अरेंज्ड हैं, और इसके साथ साथ में जो टंग है उसके ऊपर भी जो है कॉनिकल टीथ उपस्थित हैं। जबकि इस प्रकार के कोई दांत जो है किसमें नहीं पाए जाते, इसके लार्वा में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसके लार्वा में ये ओरल हुड है, ये ओरल हुड है। और ओरल हुड के बाद में यहाँ पर ये बक्कल चैम्बर आ गया वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के पीछे वीलम की संरचना है। ये वीलम की संरचना ओरल हुड का पाया जाना, तो ये जो है ये रिजेंबल करता है किसको, एम्फियोक्सिस को रिजेंबल करता है। ठीक है, इसी तरह से आप इस डायग्राम में देखो फेरिंक्स के नीचे एंडोस्टाइल है, फेरिंक्स है ये, और फेरिंक्स के नीचे मिड वेंट्रल में एंडोस्टाइल है। तो एंडोस्टाइल और पेरीफेरेंजियल बैंड ये भी जो है पेट्रोमाइजोन एडल्ट में नहीं होता है। ये किसके कैरेक्टर हैं एम्फियोक्सिस में देखा जाता है ऐसा। एंडोस्टाइल का पाया जाना, वीलम का पाया जाना, ओरल हुड का पाया जाना, पेरीफेरेंजियल बैंड का पाया जाना, तो ये वयस्क में नहीं होता है। यहाँ पेट्रोमाइजोन एडल्ट में इस तरह की संरचना नहीं है। तो हम इसके कैरेक्टर साथ साथ लेते चलते हैं। यहाँ लेते हैं हम स्मॉल लोअर लिप प्रेजेंट होती है जिस पर दांत नहीं पाए जाते हैं। माउथ इज सराउंडेड बाई बक्कल टेंटिकल्स, माउथ जो है उसके बाहर बक्कल टेंटिकल्स हैं। तो ये हमने एम्फियोक्सिस में पढ़ा था, जैसे ये ओरल हुड हो गया, ओरल हुड ये ओरल हुड है, और यहाँ माउथ है, तो यहाँ माउथ पर बक्कल सिराए हैं। तो इस तरह की संरचना इसके इसमें है, लार्वा में है। इसमें हेड अस्पष्ट होता है, सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता है, एक जोड़ी आँख पाई जाती है, लेकिन वो एक जोड़ी आँख नॉन फंक्शनल है क्योंकि उसके ऊपर जो है स्किन का आवरण है, यानी इसका जो लार्वा है ये ब्लाइंड है। इसमें एंडोस्टाइल पाया जाता है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव पाया जाता है जो कि वयस्क में नहीं होता है। फेरिंक्स के दोनों साइड में, फेरिंक्स में 7 पेयर्स ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर्स आर प्रेजेंट, फेरिंक्स में 7 पेयर्स ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर्स आर प्रेजेंट। लीवर पाया जाता है एक छोटा सा, एक बाइल डक्ट होती है और एक गॉल ब्लेडर होता है। ये तीनों ही संरचना जो है ये एडल्ट पेट्रोमाइजोन में नहीं होती है। तो ये तीनों संरचना मेट्रोमॉर्फोसिस के दौरान डिसअपियर हो जाती है। इसमें जो वाटर करंट बनता है, तो वाटर करंट इसमें बनता है वीलम के जो मसल्स हैं उनके कारण, और जो बक्कल टेंटिकल्स हैं उनके मूवमेंट के कारण जो है वाटर करंट, फूड करंट बनता है। यानी वाटर करंट बनेगा जिससे पानी के साथ में भोजन अंदर आएगा। तो इसका भोजन क्या है, एल्गी और बैक्टीरिया, एल्गी और बैक्टीरिया जो पानी के साथ में अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जबकि पेट्रोमाइजोन एडल्ट क्या है, एक्टोपैरासाइट है, फिशेस और टॉर्टोइस के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, और अपने बक्कल फनल की सहायता से ये उनके चिपक जाता है, दांतों की सहायता से उसकी स्किन को कुरेदता है, और जो बक्कल फनल है वो सक्शन पंप की तरह कार्य करता है। और इसका खुद का भोजन, इसका लार्वा का भोजन क्या है,
पानी में उपस्थित एल्गी और बैक्टीरिया जो वाटर करंट के साथ में माउथ में आ रहे हैं। फिर आते हैं हम इसमें फोटो रिसेप्टर्स, प्रकाश ग्राही प्रेजेंट होते हैं ऑन द टेल। टेल वाले भाग पर प्रकाश ग्राही है, ये बिल बनाता है। तो बिल जब बनाता है तो इन फोटो रिसेप्टर से ये सुनिश्चित करता है कि लार्वा पूरा नलिका में घुस गया है या नहीं घुसा है। इसकी जो लार्वल स्टेज है ये बहुत लंबी चलती है। बहुत लंबी मतलब अलग अलग स्पीशीज के अनुसार 3 से 8 साल तक इसकी लार्वा अवस्था होती है। तो पहले तो वैज्ञानिकों को ये जानकारी ही नहीं थी कि ये पेट्रोमाइजोन का लार्वा है, वो इसे एक अलग से इंडिविजुअल या अलग से स्पीशीज मानते थे। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये पेट्रोमाइजोन की लार्वा अवस्था है जो इतनी लंबी चलती है, 7 से 8 साल तक। और इस दौरान ये वृद्धि करके बन जाता है 17 सेंटीमीटर लंबा और अपारदर्शी। जब हैच किया था तब केवल कितना था, 7 mm लंबा था। उसके बाद में जब बिल बनाता है तो 1.5 सेंटीमीटर लंबा हुआ, और बाद में 7 से 8 साल के अंदर इसमें जो ग्रोथ होती है तब ये कितना बड़ा हो जाता है, लगभग 17 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। तो ये है इसके। केवल अगर लार्वा की संरचना पूछी जाती है तो हम लार्वा का डायग्राम बना देंगे, और लार्वा के डायग्राम से सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो उसमें हम, ये डायग्राम में सारे कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है ये ओरल हुड का पाया जाना, वीलम का पाया जाना, एंडोस्टाइल का पाया जाना, फेरिंक्स के अंदर 7 चैम्बर्स का पाया जाना, और ये लीवर का पाया जाना, गॉल ब्लेडर का पाया जाना, मीडियन नॉस्ट्रल जो आगे है, और ये आइज़ है जो फिलहाल अभी फंक्शनल नहीं है। तो ये कैरेक्टर्स हम यहाँ से ही जो है इसके लिख सकते हैं। और ये जो है फिन, डॉर्सल फिन कंटिन्यू है पीछे कॉडल फिन के साथ में और एनल फिन के साथ में। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये हम डायग्राम के साथ में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और टीथ नहीं पाए जाते हैं माउथ में। और भोजन क्या है इसका, भोजन है इसका एल्गी और बैक्टीरिया, यानी ये एक्टोपैरासाइट एज सच नहीं है। और इसके लिटरल साइड में क्या है, फोटो रिसेप्टर्स हैं। जब ये बिल बनाता है तो उससे सुनिश्चित होता है कि बॉडी का कितना पार्ट जो है वो बिल में पहुंच चुका है। अब आता है, अगर पूछा जाता है इसका मेटामॉर्फोसिस, यानी कौन कौन से इसमें चेंजेस होती हैं इसके मेटामॉर्फोसिस के दौरान, लार्वा से वयस्क बनने के दौरान। पहला पॉइंट हम लेते हैं, इसमें ओरल हुड जो है, ओरल हुड है लार्वा में, लेकिन वयस्क में क्या है, ओरल सक्कर है या बक्कल फनल है जो सक्शन पंप की तरह कार्य कर रहा है। तो ओरल हुड के स्थान कौन ले लेता है, ओरल सक्टोरियल बक्कल फनल, यानी बक्कल फनल डेवलप हो जाता है जो सक्शन पंप की तरह कार्य करता है, जिसमें टीथ होते हैं, हॉर्नी टीथ्स होते हैं जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, जीभ होती है जिस पर भी कॉनिकल टीथ होते हैं, माउथ होता है राउंडेड माउथ, और कंप्लीट मस्कुलेचर का इसमें निर्माण हो जाता है। यानी ओरल हुड की जगह किसने ले ली है, बक्कल फनल ने। और फिर जो बक्कल फनल का जो संरचना हमने पहले पढ़ी है ये हमें ध्यान रखनी है पूरी, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड, क्या चेंज हो रहा है, एंडोस्टाइल। जो फेरिंक्स के नीचे एंडोस्टाइल है वो किस में रूपांतरित हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में रूपांतरित हो जाता है। एंडोस्टाइल का स्थान कौन ले लेता है, थायराइड ग्लैंड। वीलम जो लार्वा में है वो धीरे धीरे कम होकर के समाप्त हो जाता है। गॉल ब्लेडर और बाइल डक्ट जो हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं। गिल्स से गिल पाउचेस का निर्माण होता है, और ये गिल पाउचेस जो है ये ग्रसनी में खुल जाते हैं। लार्वा के अंदर जो नेफ्रॉज है वो किस प्रकार की है, प्रोनेफ्रॉज। जबकि एडल्ट के अंदर क्या है, मीजोनेफ्रॉज। तो प्रोनेफ्रॉज जो है ये मीजोनेफ्रॉज में जो है रूपांतरित हो जाती है। पेयर्ड आइज प्रेजेंट होती हैं लार्वा में, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती हैं, रूडिमेंट्री आइज हैं। तो ये क्या हो जाती हैं, फंक्शनल हो जाती हैं। सिंगल नॉस्ट्रल जो था वो अब सिर के शीर्ष पर आ जाता है। नेसो हाइपोफाइजियल सैक जो है ये पीछे की ओर वृद्धि करके लंबी हो जाती है। डॉर्सल फिन जो कि कंटिन्यू था लार्वा में वो अब डिवाइड हो जाता है 2 डॉर्सल फिन में, और पीछे का जो डॉर्सल फिन है वो कॉडल फिन के साथ कंटिन्यू होता है। पेरिकार्डियल कैविटी जो है
वो सीलोम से पूर्णतः पृथक हो जाती है, देह गुहा से पूरी तरह से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। इसके स्किन के कलर में भी चेंज आता है। लार्वा येलो ब्राउन कलर का होता है, जबकि वयस्क में हमने क्या पढ़ा था, डॉर्सल साइड ग्रीनिश कलर की होती है और वेंट्रल साइड जो है ये हल्के वाइट कलर की होती है, तो ग्रीनिश ब्राउन कलर की हो जाती है। इसका जो यंग लैम्प्रे है वो नदियों से समुद्र के नीचे की ओर तैर करके, नदियों से समुद्र में नीचे की ओर तैर करके चली जाती है, और वयस्क होने से पहले ये 3 से 4 वर्ष तक वहाँ पर समुद्र में रहती है, और उसके बाद में अब ये एक्टोपैरासाइट बन जाएगी, क्योंकि लार्वा जो है इसका भोजन क्या है, पानी के साथ आने वाले एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, इनको भोजन के रूप में ले रही है, क्योंकि इस समय इसमें दांत नहीं है। जबकि जो पेट्रोमाइजोन एडल्ट है वो एक्टोपैरासाइट है, तो मांसाहारी हो जाता है वयस्क में परिवर्तित होते होते, और पूरा इसका मेटामॉर्फोसिस होगा। लेकिन इसके अंदर जो गोनैड्स हैं यानी जनक हैं वो तभी मेच्योर होते हैं जब ये वापस अंडे देने के लिए कहाँ जाती है, नदी में जाती है। तो इसके गोनैड्स जो हैं ये समुद्र के अंदर विकसित नहीं होते हैं, ये तभी विकसित होते हैं जब जनन काल में ये वापस से नदियों में जाती हैं। फिर हमने पढ़ा इसका एग किस प्रकार का होता है, मीजोलिशिथियल प्रकार का। मीजोलिशिथियल प्रकार का होता है मध्यम पीत की। ओवीपेरस एनिमल है यानी अंडे देने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी में होता है। ओवी पोजीशन के बाद में नर व मादा दोनों मर जाते हैं। नदी में जाने से पहले ये खाना नदी से समुद्र में जब जाते हैं उसके बाद ये भोजन ग्रहण नहीं करते, तो इनके अंदर जो वसा संचित होती है उसी को ये भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। नदी के तले में छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर जोड़ करके घोंसला बनाते हैं, उसके बाद इनमें मैटिंग क्रिया होती है और उसके बाद में जो है ये अंडे देती है, और इस प्रक्रिया में नर भी जो है इसकी मदद करता है। अब जैसे मैंने बताया था इसमें कई टॉपिक कवर होंगे, तो इसमें आएगा कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसको, बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा, एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया है एम्फियोक्सिस। अब हम लेते हैं इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इससे पेट्रोमाइजोन से जो एडल्ट है पेट्रोमाइजोन उससे अलग हैं। बक्कल फनल इसमें नहीं पाया जाता है जो कि पेट्रोमाइजोन में है, और बक्कल टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं जो कि पेट्रोमाइजोन में नहीं है। पेयर्ड आइज ढकी रहने के कारण फंक्शनल नहीं होती हैं, जबकि एडल्ट के अंदर क्या है, पेट्रोमाइजोन एडल्ट में जो पेयर्ड आइज हैं वो सुविकसित और स्पष्ट हैं। मुख में टीथ नहीं पाए जाते हैं लार्वा के, जबकि पेट्रोमाइजोन वयस्क के अंदर पूरा जो बक्कल फनल है उसमें रेडियली अरेंज्ड हॉर्नी टीथ हैं। इवन टंग पर भी कॉनिकल जो है हॉर्नी टीथ उपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से ये जो होस्ट है उसकी त्वचा को कुरेदने का काम करता है। लार्वा के अंदर मिड डॉर्सल फिन विभाजित नहीं होती है, जबकि पेट्रोमाइजोन के अंदर मिड डॉर्सल फिन, एक डॉर्सल फिन है, फिर थोड़ा गैप है, फिर सेकंड डॉर्सल फिन है, फिर कॉडल फिन है। लार्वा के अंदर लीवर और हिपैटिक डक्ट पाए जाते हैं, जबकि वयस्क के अंदर नहीं पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्यूब लार्वा में नहीं पाई जाती है, जबकि पेट्रोमाइजोन एडल्ट में रेस्पिरेटरी ट्यूब पाई जाती है। इसमें गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जबकि पेट्रोमाइजोन के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता, यानी लीवर से संबंधित डक्ट और गॉल ब्लैडर केवल लार्वा में है, एडल्ट में नहीं है। अब हम लेते हैं इसके कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे ये एम्फियोक्सिस से समानता दर्शाती है। पहला है बॉडी की शेप। एमोसिएट लार्वा और एम्फियोक्सिस दोनों फिश लाइक शेप के होते हैं, जबकि हमने पेट्रोमाइजोन एडल्ट में पहली ही लाइन क्या पढ़ी थी कि बॉडी जो है ये इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और ईल शेप की होती है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया इसका, संरचना का। तो ये सिमिलैरिटी किससे है इसकी, एम्फियोक्सिस से है। एम्फियोक्सिस भी फिश के जैसा है और एमोसिएट लार्वा भी की बॉडी भी फिश के जैसी है। दूसरा, इसमें माउथ जो है उसमें ओरल हुड का पाया जाना और वेस्टिब्यूल का पाया जाना, तो ये जो है ये इसकी समानता है किससे, एम्फियोक्सिस से। एम्फियोक्सिस के अंदर भी क्या होता है, ओरल हुड पाया जाता है,
वेस्टिब्यूल पाया जाता है, वीलम पाया जाता है, बक्कल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो ये इस तरह की संरचना यानी माउथ, उसके बाद में बक्कल सिराए, उसके बाद में ओरल हुड जो उसके ऊपर है वो, और वीलम। तो ये संरचना जो है ये इसके किससे रिजेंबल करती है, एम्फियोक्सिस से रिजेंबल करती है। फिर जो कंटिन्यूस डॉर्सल और कॉर्डल फिन है ये भी एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, यानी कोई विशेष जैसे अलग से बांटा जाता है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो इसी तरह की संरचना एलिमेंट्री कैनाल की एम्फियोक्सिस में पाई जाती है। आहार पथ सिलिएटेड होता है, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अंदर की साइड में सीलिया है। तो ये सिमिलैरिटी है इसकी एम्फियोक्सिस के आहार पथ से। इसी तरह से फेरिंक्स के नीचे मिड वेंट्रल में एंडोस्टाइल का पाया जाना, और पेरीफेरेंजियल ग्रूव खांच का पाया जाना, और इपीफेरेंजियल ग्रूव का पाया जाना, यानी ये जो चीज़ें हैं इसकी लार्वा की, ये एम्फियोक्सिस से रिजेंबल करती हैं। एम्फियोक्सिस में भी इस तरह की संरचना पाई जाती है। और एंडोस्टाइल का फंक्शन क्या है, फीडिंग करने के उपयोग में लाया जाता है, यानी जो भोजन है उस भोजन को जो फेरेंक्स से नीचे की तरफ आया और वहाँ से फिर वो वापस जो है पेरीफेरेंजियल ग्रूव से होता हुआ, इपीफेरेंजियल ग्रूव से होता हुआ इसोफेगस तक पहुँचाया जाता है। तो ये एंडोस्टाइल जो है फीडिंग करने में उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमारा प्रश्न आता है वाई इट इज़ नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, तो हम ये बता सकते हैं। अगर केवल पूछा जाता है भी एमोसिएट लार्वा की ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एडल्ट में नहीं हैं, या ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एम्फियोक्सिस के से समानता दिखाते हैं, या टोटल कैरेक्टर ही पूछे जाते हैं एमोसिएट लार्वा के, ठीक है। तो ये कई सारे, या हमसे केवल पूछ लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एमोसिएट लार्वा का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये कई सारे कैरेक्टर्स और कई सारे पॉइंट्स जो हैं इससे संबंधित एग्ज़ाम में बनते हैं। और यहाँ ये मैंने कोशिश की है चारों डायग्राम एक साथ में बनाए हैं। तो इन डायग्राम्स की सहायता से जो है हम, ये तो हो गया ये हो गया एडल्ट और इसका खास ये बक्कल फनल वाला, ये हो गया लार्वा का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये लार्वा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और ये है एम्फियोक्सिस का स्ट्रक्चर, ये एम्फियोक्सिस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ ये बताने के लिए कि इसका जो लार्वा है इसमें भी ओरल हुड है इसके लार्वा में, फिर ये ओरल सिराए हैं, तो लार्वा के अंदर भी बकल टेंटिकल्स हैं, फिर इसमें वीलम है तो इसके लार्वा में भी इस तरह से है। फेरेंक्स के नीचे एंडोस्टाइल है, ये एंडोस्टाइल है, ये पेरीफेरेंजियल बैंड होगी, ये पेरीफेरेंजियल बैंड होगी, और ऊपर की तरफ इपीफेरेंजियल खांच, तो ये एम्फियोक्सिस में है और ये एमोसिएट लार्वा में भी है। इसी तरह से ये जो फिन है डॉर्सल फिन कंटिन्यू है कॉडल फिन के साथ और वेंट्रल फिन के साथ में, तो इसी तरह से लार्वा के अंदर भी जो है ये कंटिन्यू है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं इसके जो किससे मिलते जुलते हैं, एम्फियोक्सिस से मिलते जुलते हैं, और एम्फियोक्सिस से मिलते जुलते हैं। इसी कारण से इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि ये जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस यूट्यूब से क्लियर होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।